नमस्कार, आदाब, जोहार। दिन भर की सुर्खियों के साथ मैं मोहम्मद फैसल। बुलेटिन में आज बात होगी पीएनबी घोटाले में वांटेड हीरा कारोबारी नीरव मोदी के भारत प्रत्यार्पण पर ब्रिटेन की कोर्ट में क्या कुछ हुआ। डिजिटल सोशल मीडिया पर केंद्र सरकार की सख्ती क्यों, आगे बात करेंगे। कल से शुरू होगा झारखंड विधानमंडल का बजट सत्र, विपक्ष ने सरकार को घेरने की क्या कुछ की है तैयारी। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी रांची में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने मोदी सरकार पर क्या कुछ कहा। पीएनबी घोटाले में वांटेड हीरा कारोबारी नीरव मोदी के भारत प्रत्यार्पण पर ब्रिटेन की कोर्ट में आज आखिरी सुनवाई हुई। लंदन में वर्चुअल हियरिंग के बाद जज सैमुअल गुजी ने कहा कि नीरव मोदी को भारत में चल रहे केस में जवाब देना होगा। उन्होंने माना कि नीरव मोदी के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। 2 साल चली कानूनी लड़ाई के बाद यह फैसला आया है। कोर्ट ने नीरव मोदी की मानसिक स्थिति ठीक न होने की दलील भी खारिज कर दी और कहा कि ऐसा नहीं लगता उन्हें ऐसी कोई परेशानी है। कोर्ट ने मुंबई की आर्थर रोड जेल की बैरक नंबर 12 को नीरव मोदी के लिए फिट बताया। साथ ही कहा कि भारत प्रत्यार्पण होने पर भी उन्हें इंसाफ मिलेगा। 19 मार्च 2019 को गिरफ्तार किए गए नीरव मोदी पर मनी लॉन्ड्रिंग, सबूतों से छेड़छाड़ और गवाहों को डराने की साजिश रचने का आरोप है। अब यूके की अदालत ने भगोड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी के भारत प्रत्यार्पण को मंजूरी दे दी है। आज इस मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया और कहा कि मुंबई की आर्थर रोड जेल उनके लिए ठीक रहेंगी। तब तक नीरव मोदी को कस्टडी में रखा जाएगा। कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका भी खारिज कर दी है। जैसा कि मालूम हो, कोरोना लॉकडाउन के कारण नीरव मोदी वीडियो लिंक के जरिए कोर्ट में उपस्थित हुए थे। नीरव मोदी काला जैकेट पहने हुए थे और उनकी दाढ़ी भी बढ़ी हुई थी। वे बेहद गंभीरता के साथ जज के सामने फैसला सुनते दिखे थे। अक्सर नीरव मोदी द्वारा जेलों में अधिक संख्या में कैदियों के होने की बात कही जाती थी, लेकिन आर्थर रोड जेल का बैरक नंबर 12 20 फीट लंबा और 15 फीट चौड़ा है। इसमें पंखा लगा है और ट्यूबलाइट भी है। यहाँ मच्छर ना हो इसलिए सप्ताह में एक बार यहाँ दवा भी छिड़की जाती है। इस पर जज ने कहा, अगस्त 2020 में जेल के जो वीडियो कोर्ट में पेश किए गए थे उनमें देखा जा सकता है कि वहाँ सफाई की गई और शौच की अच्छी व्यवस्था है। हालांकि कोर्ट ने कहा कि इस आदेश के बाद भी नीरव मोदी चाहें तो यूके की कोर्ट में फिर से अपील कर सकते हैं। कोर्ट का कहना है कि उन पर लगे आरोपों की सुनवाई भारत में होनी चाहिए। आखिर क्या है मामला? नीरव मोदी के प्रत्यार्पण को लेकर लंदन की अदालत में साल 2019 से मामला चल रहा है। बैंक धोखाधड़ी के मामले में नीरव के चाचा मेहुल चौकसी पर भी आरोप लगाए गए हैं। पीएनबी बैंक घोटाले के सामने आने के बाद या उससे पहले दोनों ही जनवरी में देश छोड़कर भाग गए थे। मेहुल चौकसी एंटीगुआ और बारबाडोस की नागरिकता ले चुके हैं। पंजाब नेशनल बैंक से 14,000 करोड़ रुपए के गबन के संबंध में सीबीआई और ईडी ने अलग अलग मामले दर्ज किए हैं। सीबीआई ने नीरव मोदी के खिलाफ जो 2 मामले दर्ज किए हैं उनमें नीरव मोदी की बहन पूर्वी मेहता और उनके पति मयंक मेहता को अभियुक्त नहीं बनाया गया है, लेकिन प्रवर्तन निदेशालय ने दोनों को अभियुक्त बनाया है क्योंकि आरोप है कि इन दोनों के जरिए ही नीरव मोदी ने 12,000 करोड़ रुपए तक की रकम को ठिकाने लगाने में कामयाबी हासिल की है। मामले के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय ने जो आरोप पत्र दायर किया है उसमें मयंक मेहता को भी अभियुक्त बनाया गया है। इससे पहले लंदन की वेजनवर्थ जेल में नीरव मोदी की बहन और बहनोई की ओर से सरकारी गवाह बनाने की इच्छा जाहिर की थी। पूर्वी मेहता हीरा कारोबारी नीरव मोदी की छोटी बहन है और वे बेल्जियम की नागरिक हैं, जबकि उनके पति मयंक के पास ब्रितानी नागरिकता है। केंद्र सरकार ने आज सोशल मीडिया, ओटीटी प्लेटफॉर्म और डिजिटल न्यूज के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। सरकार ने कहा कि आलोचना और सवाल उठाने की आजादी है, पर सोशल मीडिया के करोड़ों यूजर्स की शिकायत निपटाने के लिए भी एक फोरम होना चाहिए। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सोशल मीडिया पर अगर किसी की गरिमा, खास तौर पर महिलाओं से जुड़े मामले को ठेस पहुंचाने वाले कंटेंट की शिकायत मिलती है तो 24 घंटे में इसे हटाना होगा। वहीं देश की सुरक्षा जैसे मामलों से जुड़ी जानकारी शेयर करने पर फास्ट ओरिजिन भी बताना होगा। वहीं सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ओटीटी और डिजिटल न्यूज पोर्टल्स के बारे में कहा कि उन्हें खुद को नियंत्रित करने की व्यवस्था बनानी चाहिए। जिस तरह फिल्मों के लिए सेंसर बोर्ड है वैसे ही व्यवस्था ओटीटी के लिए हो। इस पर दिखाया जाने वाला कंटेंट उम्र के हिसाब से होना चाहिए।
आगे कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, हमें शिकायत मिली थी कि सोशल मीडिया क्रिमिनल, आतंकवादी और हिंसा फैलाने वालों को प्रमोट करने का प्लेटफॉर्म बन गया है। भारत में व्हाट्सएप के यूजर्स 50 करोड़ है, फेसबुक के 41 करोड़ यूजर्स हैं, इंस्टाग्राम यूजर्स की संख्या 21 करोड़ और ट्विटर के 1.5 करोड़ यूजर्स है। इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के गलत इस्तेमाल और इनके जरिए फेक न्यूज फैलाने की शिकायतें आई है। ये चिंताजनक बात थी, इसलिए सरकार ने ऐसे प्लेटफॉर्म्स के लिए गाइडलाइन तैयार करने का फैसला लिया। अब सोशल मीडिया के लिए गाइडलाइंस आएंगी, क्या है जानते हैं। सोशल मीडिया समेत बाकी इंटरमीडिएट सीरीज को अपने यूजर्स, खासकर महिलाओं की ऑनलाइन सुरक्षा और गरिमा का ध्यान रखना होगा। किसी की प्राइवेसी खत्म करने वाला कंटेंट, उसका पूरा शरीर या कुछ हिस्सा न्यूड दिखाने वाला या सेक्सुअल एक्टिविटी करते हुए या उसकी तस्वीरों से छेड़छाड़ करने वाला कंटेंट शिकायत मिलने के 24 घंटे में हटाना पड़ेगा। इसकी शिकायत खुद इंडिविजुअल या फिर उसकी तरफ से कोई और भी कर सकता है। सोशल मीडिया यूजर्स करोड़ों की तादाद में है। सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल पर इन यूजर्स को अपनी शिकायत के निपटारे के लिए एक फोरम मिले। अगर कोई अदालत या सरकारी संस्था किसी आपत्तिजनक, शरारती ट्वीट या मैसेज के फर्स्ट ओरिजिनेटर की जानकारी मांगती है तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यह जानकारी देनी होगी। यह व्यवस्था भारत की अखंडता, एकता और सुरक्षा से जुड़े मामले, सामाजिक व्यवस्था, दूसरे देशों से रिश्तों, रेप और यौन शोषण जैसे मामलों में लागू होंगी। इन प्लेटफॉर्म को शिकायतों के निपटारे के लिए मैकेनिज्म बनाना होगा, एक अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी और इसका नाम भी बताना होगा। इस अधिकारी को 24 घंटे के भीतर शिकायत दर्ज करनी होगी और इसका निपटारा 15 दिन के भीतर करना होगा। यूजर्स के सम्मान, खासतौर पर महिलाओं के सिलसिले में अगर किसी की आपत्तिजनक तस्वीर पोस्ट की जाती है तो शिकायत मिलने के 24 घंटे के भीतर कंटेंट हटाना होगा। कंपनियों को हर महीने एक रिपोर्ट देनी होगी कि कितनी शिकायतें आई और उन पर क्या कार्रवाई की गई। अगर किसी सोशल मीडिया यूजर्स के कंटेंट को हटाना है तो उसे ऐसा करने की वजह बतानी होगी, उनका पक्ष भी सुनना होगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में यूजर के रजिस्ट्रेशन के लिए वॉलंटरी वेरिफिकेशन मैकेनिज्म होना चाहिए। आगे ओटीटी और डिजिटल न्यूज के लिए भी गाइडलाइन जारी होंगी। क्या है? ओटीटी और डिजिटल न्यूज के लिए 3 फेज का मैकेनिज्म होगा। इन सभी को अपनी जानकारियां देनी होगी। रजिस्ट्रेशन की बाध्यता नहीं है, लेकिन जानकारी जरूर देनी होगी। शिकायतों के निपटारे के लिए सिस्टम बनाया जाए। इन्हें सेल्फ रेगुलेशन बॉडी बनानी होगी। इसे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज या फिर किसी कद का कोई व्यक्ति लीड करेगा। अगर किसी मामले में तुरंत एक्शन लिए जाने की जरूरत है तो इसके लिए सरकार के स्तर पर एक व्यवस्था बनाई जाएगी जो इस तरह के मामलों को देख सके। फिल्मों की तरह ही ओटीटी प्लेटफॉर्म को भी प्रोग्राम कोड फॉलो करना होगा। कंटेंट के बारे में उम्र के लिहाज से क्लासिफिकेशन करना होगा, यानी कौन सा कंटेंट किस एज ग्रुप के लिहाज से सही है। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को 5 कैटेगरी में अपने कंटेंट को क्लासिफाई करना होगा और इससे ऊपर की कैटेगरी के लिए पेरेंटल लॉक की सुविधा देनी होगी ताकि वे बच्चों को इस तरह के कंटेंट से दूर रख सकें। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आज जो भी गाइडलाइन जारी की गई है वे सभी नोटिफिकेशन जारी होते ही लागू हो जाएंगी। कल से शुरू होगा झारखंड विधानमंडल का बजट सत्र। हंगामे के आसार, विपक्षी ने की सरकार को घेरने की तैयारी। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 26 फरवरी से शुरू होकर 23 मार्च तक चलेगा। इस दौरान विपक्ष ने तीखे सवालों से सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है, इसलिए सत्र के दौरान हंगामे के पूरे आसार है। बजट सत्र को लेकर एक तरफ सीएम हेमंत सोरेन ने विधायकों के सभी सवालों के जवाब देने का पूरा भरोसा दिलाया है, तो दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने कहा है कि जनता से जुड़े मुद्दों पर सरकार से ढेरों सवाल पूछे जाएंगे। ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर सरकार सदन में पूरी तरह गिरती हुई नजर आएंगी। भाजपा विधायकों ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। आपको बता दें, कल से शुरू हो रहे बजट सत्र के दौरान 3 मार्च को वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए झारखंड का बजट पेश किया जाएगा। पूरे सत्र के दौरान 16 कार्य दिवस होंगे। अब कोरोना संक्रमण काल के बाद आ रहे इस बजट में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि मंदी के इस दौर में हेमंत सोरेन सरकार का बजट पिछले साल के मुकाबले बढ़ता है या घटता है। पिछले वित्तीय वर्ष यानी 2020-21 में सोरेन सरकार ने 86,300 करोड़ का बजट पेश किया था।
अब बजट सत्र को लेकर भाजपा ने खास रणनीति बनाई है। सदन में उसके विधायकों के तीखे तेवर देखने को मिलेंगे। गिरती कानून व्यवस्था, महिलाओं के साथ रेप और हत्या की घटनाएं, नियोजन नीति, पारा शिक्षकों का मुद्दा और किसानों की ऋण माफी का 1000 करोड़ रुपया सरेंडर जैसे मुद्दे वे उठा सकते हैं। इसके साथ ही होमगार्ड, संविदा कर्मी और पंचायत सेवक जैसे सवालों को लेकर भी सदन में हंगामा होने के आसार है। वहीं सत्ता विपक्ष के हमलों को जवाब देने की तैयारी सत्ता पक्ष ने भी बखूबी की है। सीएम हेमंत सोरेन ने दावा किया है कि हर सवाल का सही जवाब देने के लिए सरकार तैयार है। सरकार ने इसके लिए विभागीय अधिकारियों को भी निर्देश कर दिया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ आज रांची में थे। यहां उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जीडीपी का नाम बदल डाला है। यह सरकार जब जीडीपी बढ़ाने की बात कहती है तो इसका मतलब गैस, डीजल और पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि से है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार अब नाम बदलने को हितरख मानती है। स्टेडियम से लेकर विश्वविद्यालय तक के नाम बदले जा रहे हैं। देश भर के पेट्रोल पंपों का नाम भी वास्तविक रूप में बदल गया है। पेट्रोल पंप अब मोदी टैक्स वसूली केंद्र बन गए हैं। इन पंपों पर मोदी की मुस्कुराती हुई जो तस्वीरें लगी है वह इस बात का सबूत है कि वह पेट्रोल डीजल के बढ़ते मूल्यों को देखकर वह खुश हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज की तारीख में पेट्रोल की बेस प्राइस 31 रुपए प्रति लीटर है। इस पर केंद्र सरकार ने 32.5 रुपए प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी लगा दी है। अभी के लिए बस इतना ही। बने रहे जेके न्यूज नेटवर्क के साथ। और जी हां, यदि आप इस वीडियो को फेसबुक में देख रहे हैं तो हमारा पेज को आप लाइक करें, फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।